बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुरु जाहिद और आप देख रहे हैं परफेक्ट हेल्थ डाइट। और आज हमने कल जो सिलसिला शुरू किया था कि हमने अपने जिस्म के अंदर जो क्रोनिक इन्फेक्शन हैं उनको कैसे ठीक करना है। कल मैंने थोड़ी सी बात आपको बताई थी कि हमने अपने इम्यून सिस्टम को कैसे ताकतवर बनाना है ताकि वो जहाँ पर ये पैथोजन जो नुकसान पहुँचाने वाले बैक्टीरियाज हैं वो जिस्म के अंदर मौजूद हों, वहाँ से उनको डिटेक्ट करके मार लें। और दूसरा उसका प्रोसेस भी बताया था कि वाइट ब्लड सेल किस तरीके से इन चीज़ों को कवर करते हैं, किस तरीके से ये सारा मामला होता है। और इसके अलावा हमने दूसरी टेक्निक ये की थी कि हम इन जरासीमों को, जो इनकी खुराक होती है जिस पे ये पलते बढ़ते हैं, उसको कम कर दें ताकि ये भूखा मरें। उसमें मैंने आपको बताया था आयरन है, प्रोटीन की मॉडरेट करें, उसके साथ फिर एक्सरसाइज का मामला है ताकि जो आप प्रोटीन खा रहे हैं वो आपके मसल्स में जाए। तो आज एक और टेक्निक है जिससे आप अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं और अपना लाइफ स्पैन लंबा कर सकते हैं, यानी लॉन्गटिविटी हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, यहाँ से एक बात आप जहन में रखिए कि हमारा ईमान ये है कि जिस दिन हमारी मौत आनी है उस दिन आ जानी है। हम अपनी ज़िंदगी को, क्वांटिटी ऑफ लाइफ को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ये मेडिकल साइंस जो है इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखती है। वो कहती है कि ये जो डेथ है, जो मौत का अमल है, ये बेसिकली आपके सारे सिस्टम का डेड एंड है, कि आपके सिस्टम काम करना छोड़ देते हैं। अब जब किसी शख्स की मौत आ जाती है तो वो अच्छा भला भी हो, उसे एक्सीडेंट में उसकी मौत आ जाती है, हालांकि उसका सिस्टम सारे चल रहे होते हैं। तो हमने देखना है कि बीमार होके जो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जिस्म मरता है, उसके हवाले से जब आप हेल्दी हैबिट्स और हेल्दी लाइफस्टाइल पे आते हैं तो फिर वो वाला जो मरने का अमल है वो आपका बढ़ जाता है, उसमें लाइफ स्पैन आपका बढ़ जाता है, शरह अमवात में कमी हो जाती है। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझे। बाकी जो हमारा अकीदा है वो तो जब वो घड़ी आ जानी है उससे आगे पीछे नहीं होता। अलबत्ता हम ये कर सकते हैं कि जब तक हमारे सांस के पाँव तक सारी चीज़ें अपना काम करती रहें। तो जब वाला होता ये है कि हमारा जो बॉडी है इसके अंदर एक प्रोसेस होता है, अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, उसे कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी एक ऐसा अमल है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद, और फेजी का मतलब होता है खाना। हमारा जो सेल है, हमारा जो खुलिया होता है, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और आपके शुगर, ग्लूकोज होती है, जिसको मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करता है, नई चीज़ें बनाता है, एनर्जी लेता है। अब जब इन तीनों चीज़ों का लेवल, और सेल कोशिश करता है इस लेवल को मेंटेन रखे, और जब ये लेवल गिरता है तो फिर सेल क्या करता है कि वो जो उसके पास चीज़ें होती हैं उन रीसेट करके तो ये चीज़ें बनाना शुरू कर देता है। यानी इस अमल को शुरू करने के लिए हमें अब फास्टिंग करना पड़ती है, हमें कुछ अर्सा अपने आप को रोकना पड़ता है खाने से, ताकि जब आपके सेल के अंदर प्रोटीन की, फैट्स की, ग्लूकोज की कमी हो तो फिर वो रिसाइकलिंग का प्रोसेस करे और इसको बढ़ाना शुरू कर दे। अब जब ये ऑटोफेजी का प्रोसेस शुरू होता है तो इससे थोड़ा सा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट है, और इसके ऊपर 1996 में एक जापानीज साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बड़ा एक्सप्लेन किया, और इसके ऊपर ये इतनी बड़ी डिस्कवरी थी कि उसको उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान तरीन ज़ुबान में, सादा आम फहम अंदाज में ये समझा सकूं कि ये क्या चीज़ है। अब हमारे जो सेल हैं, सेल के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। जैसे मेरा जिस्म है तो मेरे इसमें दिल है, फेफड़े हैं, जिगर है, पेंक्रियास है, गुर्दे हैं। ये इनको हम कहते हैं इंग्लिश में ऑर्गेन्स। इसी तरह आपका जो सेल होता है, खुलिया होता है, इसके अंदर भी चीज़ें हैं। कोई न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। इनको कहते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स जो हैं ये
प्रोटीन से बने हुए हैं, फैटी एसिड से बने हुए हैं और इनका अपने अपने फंक्शंस हैं। अब ये क्रोनिक इन्फेक्शन के जरासीम हैं, जब वो हमारे सेल के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे वो छुप के बैठ जाते हैं, अब इम्यून सिस्टम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि हम इम्यून सिस्टम का जो हथियार है वो HDL है, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जो आपके खून के अंदर घूम रहा होता है। तो इसको जब ये पैथोजन खाते हैं तो उसके अंदर इम्यून मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो जब वो उसको निकलता है तो अंदर से वो फिर खुल जाते हैं और उसका काम तमाम कर देते हैं। या फिर आपके वाइट ब्लड सेल होते हैं, जिनको जो ढूंढते रहते हैं इनको, और वो इनको खा लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं। तो लेकिन जब ये सेल के अंदर घुस जाते हैं तो वहाँ पे फिर ये इम्यून की दस्तरस से बाहर हो जाते हैं, ये छुपने वाली इनकी जगह, और इम्यून सिस्टम इनको डिटेक्ट नहीं कर पाता। अब होता ये है कि जब आपका इम्यून सिस्टम डिटेक्ट नहीं करता तो ये सेल के अंदर से खुराक हासिल करते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी तादाद बढ़ाते रहते हैं, और फिर एक सेल से दूसरे सेल, फिर तीसरे सेल, और आहिस्ता आहिस्ता फिर क्रोनिक इन्फेक्शन हमारे जिस्म में बढ़ जाता है। और जब बुढ़ापे की वजह से हम कमज़ोर हो जाते हैं या और बीमारियों की वजह से, तो ये भी यकदम बाहर निकल आते हैं और फिर पूरी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है। और उसके बाद फिर ये मज़ीद बीमार ये करते हैं कि मरीज़ जब छींक मारता है या उसका जो लवाब बाहर आता है तो उसके ज़रिए भी ये बाहर आते हैं। जैसे टीबी के मरीज़ की छींक से फैल जाते हैं, या कोरोना का आपने देखा कि छींक के ज़रिए वो फैलते थे, तो फिर ये इस तरह से और लोगों के जिस्म में पेनिट्रेट कर जाते हैं, सेहतमंद लोगों के जिस्म में। अब अल्लाह ताला ने हर जगह सिस्टम रखा हुआ चीज़ों को पकड़ने का। तो जो आपके ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, उसके अंदर एक जो ऑर्गेनल है उसका नाम है लाइसोसम। लाइसोसम। अब ये जो लाइसोसम्स हैं, इनका काम ये है कि जब सेल के अंदर प्रोटीन का या फैटी एसिड्स का, अमाइनो एसिड्स का और ग्लूकोज का लेवल कम होता है, तो ये जो सेल के अंदर उसके ऑर्गेनेल्स ख़राब हो जाते हैं, वो पड़े हुए हैं, या उस ग्लूकोज पड़ी हुई होती है, या कुछ और सेल के जो मेटाबॉलिज्म के अमल के दौरान कोई जंक क्रिएट हो रहा होता है, ये लाइसोसोम उनको पकड़ते हैं, उनको खाते हैं, उनको हजम करते हैं और उनको रिसाइकल करके नए सिरे से अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, जिसे सेल अपने इस्तेमाल में ले आता है। यानी ये एक तरह की रिसाइकिल मशीन है, जो कचरा जमा हुआ उसे रिसाइकल करके उससे प्रोटीन बना दी, ताकि प्रोटीन से नई चीज़ें बन सकें। ये प्रोसेस हमें अपने जिस्म के अंदर से जो जरासीम है, वो बैक्टीरिया और वायरस भी उसकी ज़द में आ जाते हैं, उनको भी वो सारा ख़त्म करके उससे भी प्रोटीन बना लेते हैं। इसके अलावा जो कुछ सेल के अपने ऑर्गेनेल्स ख़त्म हो चुके होते हैं, उनको भी वो करके तो प्रोटीन बना लेते हैं। अब ये प्रोसेस उस वक्त होता है जब आपके जिस्म में खुराक नहीं होती, जब आप नहीं खाते, यानी कि जब हम फास्टिंग में होते हैं, तो तब आपके जिस्म में ऑटोफेजी ऑन हो जाती है। और जब आप खाना खाते हैं तो अब चूंकि सेल को अमाइनो एसिड, आपके एसिड और ग्लूकोज खुराक के थ्रू मिल रहा है, तो तब ये बटन बंद हो जाता है। तो लिहाजा ये जो ऑटोफेजी का प्रोसेस है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है सेहतमंद रहने के लिए, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है लाइफ खाने के लिए, कबल अज वक्त मौत से बचने के लिए। तो इसको जब आपने ऑन करना है तो उसका तरीका यही होता है कि आप अपने जिस्म को फास्टिंग के ऊपर लेके जाएं, और फास्टिंग में जब आप जाते हैं तो फिर ऑटोफेजी का प्रोसेस ऑन हो जाता है और ऑटोफेजी हमारे जो सेल के अंदर घुसे हुए बैक्टीरियाज हैं और क्रोनिक इन्फेक्शन के जरासीम हैं, उनको मारना शुरू कर देती है। और जब हम खाते रहते हैं, वक्त बे वक्त खाते रहते हैं, बिला ज़रूरत खाते रहते हैं, तो तब फिर आपके अंदर ये प्रोसेस, ये स्विच ऑन नहीं होता, और इसकी वजह से फिर ये जिस्म की सफाई का अमल नहीं होता। और याद रखें, ये जो ऑटोफेजी का प्रोसेस है, ये कैंसर के सेल को भी खा लेता है, कैंसर के सेल्स को भी रिसाइकिल करके उससे नई प्रोटीन बना देता है।
और अगर जब हम इस प्रोसेस को रोज़ाना करें, रोज़ाना ये एक्टिवेट होता है, तो उस वक्त आपके जिस्म में जो आप बाकी वक्त के अंदर ये चीज़ें पैदा हो चुकी होती हैं, ये रिसाइकल हो जाती हैं। तो फास्टिंग, इसको अंग्रेज़ी में फास्टिंग कहेंगे। दूसरे, ये हमारे लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे मज़हब में या बाकी जो आसमानी मज़ाहब हैं, रोज़े का कॉन्सेप्ट, लाजमी रोज़ा, मैंडेटरी रोज़ा, हमारा भी रमज़ान शरीफ के अंदर अभी 1 माह के बाद इंशाल्लाह आएगा, और हम सब लोग अल्लाह की तौफीक से सारे रोज़े रखेंगे। तो ये मैंडेटरी हैं। रमज़ान के रोज़े मेरे ऊपर या आपके ऊपर नहीं छोड़े गए कि जनाब आपकी मर्ज़ी है तो रख लें, आपकी मर्ज़ी है तो ना रखें। माँ आप सफ़र में हैं, आप मरीज़ हैं, या कोई दूध पिलाने वाली माँ है, तो उन्होंने भी बाद में जब वो ठीक हो जाएंगे, सफ़र ख़त्म हो जाएगा, तो उन्होंने भी रखने हैं। तो ये मैंडेटरी है, क्योंकि ये साल के बाद आपके जिस्म की सफाई का अमल होता है। सारे जिस्म को नए सिरे से ओवरऑल होने का मामला होता है। जहाँ पर रूहानी तौर पे हमें इसके फ़ायदे होते हैं, हमें इसके मेडिकली भी फ़ायदे होते हैं। और ये इतना ज़रूरी अमल है कि इसको फिर अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ करार दे दिया, मैंडेटरी करार दे दिया कि ये काम आपने रखना ही रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में, तो आप जुमेरात का और सोमवार का रोज़ा रखते थे। और सोमवार के रोज़े के हवाले से जब आपसे पूछा गया था, तो आपने फरमाया कि उस दिन मैं पैदा हुआ था, उसी दिन मुझे नबूवत मिली थी, तो मैं उसके शुक्राने के तौर पे अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए उस दिन का रोज़ा रखता हूँ। तो 2 रोज़े आप ये रखते थे नफली, और इसके अलावा अयाम बीज, 13वीं, 14वीं और 15वीं, जो चाँद की ये 3 तारीखें हैं जिसमें चाँद सबसे ज़्यादा रोशन होता है, 13वीं, 14वीं और 15वीं। तो इन 3 दिनों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे रोज़ा रखते थे। तो आप देखें, हफ्ते के 2 रोज़े एक तरफ आप कर लें तो 8 ये हो गया, 3 वो, तो 11 रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हयात तय्यबा से हमें मिलता है कि आप महीने में रखते थे। इसके अलावा नफली रोज़े थे। फिर शबान के अंदर आप इस कसरत से रोज़े रखते थे कि उम्महातुल मोमिनीन फरमाती हैं कि हमें लगता था कि जैसे गोया कि रमज़ान ही का ये मामला चल रहा है, आप रोज़ रोज़ा रखते थे। तो मुसलमान फिर उसके बाद ये ट्रेडिशन रही कि हमारे जो असलाफ थे, जो नेक लोग थे, वो रोज़ा रखते थे। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी आप देखें तो उनके यहाँ भी रोज़ा है, बल्कि उनका रोज़ा मुसलमानों के रोज़े से सख्त है, क्योंकि उनका जो पुरानी शरीयतें थी, और कुछ अर्सा तक ये हमारे इस्लाम के भी रहा, कि जैसे ही आपने इफ्तार कर लिया, और इफ्तार के बाद जब तक आप जागते रहते हैं आप कुछ ना कुछ खा सकते हैं, जैसे ही आप सो गए तो उसके बाद आपका रोज़ा शुरू हो गया। अब रोज़े वाली सारी पाबंदियाँ लग जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने करम ये किया कि हमारे लिए आसानी कर दी कि सहरी का खाना जो था वो रख दिया गया, और पूरी रात हम सो भी जाएं तो हमारा रोज़ा फजर की नमाज के वक्त शुरू होता है। इसी तरह हिंदू भी रोज़ा रखते हैं, यहूदी भी रोज़ा रखते हैं। तो ये सारा कॉमन है पुराने मज़ाहब के अंदर भी कि ये चीज़ हेल्दी है। इसी तरह आप देखें कि जो हमारे यहाँ इस खिते के सूफिया थे, वो भी कहते थे कि कम खाना, कम सोना और कम बात करना। तो वो लोग भी अक्सर रोज़े से रहते थे। जो लोग मुराकबे करते थे, पहाड़ों पे चले जाते थे, तो वो थोड़ी खुराक खाते थे। अब सवाल ये पैदा होता था कि क्या उनको एनर्जी कहाँ से मिलती थी। तो एक तो सादा सा जवाब है कि वो रूहानी शख्सियात थी। तो ये जवाब हर एक के लिए ठीक नहीं है। असल में उनको जो फिर बॉडी को ये शुगर, ग्लूकोज की, फैट्स की और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती थी, ये उनके सेल के जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है, यानी ऑटोफेजी का प्रोसेस है, ये उनको ये चीज़ प्रोवाइड करता था। तो ऑटोफेजी आपके जिस्म की सफाई भी करती है, नंबर 1। नंबर 2, ये आपके इम्यून डिफेंस सिस्टम का बड़ा नफीस सा, बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा हथियार है। ये आपके जिस्म के अंदर जो पैथोजन है, बीमारियां फैलाने वाले जरासीम हैं, जो क्रोनिक इन्फेक्शन करते हैं, ये उनको डिटेक्ट भी करते हैं, फिर उनको पकड़ते हैं, फिर उनको मारते हैं। फिर उन जगहों तक जहाँ आपका इम्यून सिस्टम नहीं जा सकता,
जैसे सेल के अंदर छुपी हुई जगह हैं, इनएक्सेसिबल है इम्यून सिस्टम के लिए, इम्यून सिस्टम की वहां तक रसाई नहीं, वहां पे जाके इनको मारना, पैथोजन को, ये ऑटोफेजी का प्रोसेस काम करता है। और इसके अलावा फिर पूरे इम्यून सिस्टम को अलर्ट रखना, जाग कर उसको जो चौकीदारे वाली कैफियत है कि वो जाग के रहता है, अलर्ट रहता है, ये भी ऑटोफेजी का प्रोसेस होता है। तो जिसम के अंदर इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए ऑटोफेजी का बड़ा ही अहम और मौसर किरदार है। अब जब आपके जिस्म में ये प्रोसेस नहीं होगा तो फिर आप बीमारियों की यलगार के लिए, इन्फेक्शन की यलगार के लिए तैयार हो जाए। फिर जनाब आपको आए दिन कोई ना कोई इन्फेक्शन होता रहेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वाला जो काम है, ऑटोफेजी का प्रोसेस है, इसे ट्रिगर कैसे करना है। फास्टिंग जो करनी है तो कैसे करनी है, कितने घंटों की फास्टिंग होनी चाहिए, और उस फास्टिंग के दौरान हमने क्या खाना है ताकि ये प्रोसेस ऑन रहे और रोज़ाना हमारे जिस्म की सफाई होती रहे। इस पे बहुत सारी स्टडीज़ हैं और इसके ऊपर बेशुमार अब साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, और मुख्तलिफ पीरियड्स के हवाले से उन्होंने इंसानों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, जानवरों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि ऑटोफेजी का प्रोसेस जो है वो कितने घंटे की फास्टिंग से मुमकिन है। तो जो सबसे अगर हम थोड़ा सा देखें तो हमारा जो लिवर होता है ना, जिगर, इसके अंदर ग्लूकोज का ज़ख़ीरा होता है ग्लाइकोजन की शक्ल में, और ये जो ग्लाइकोजन की शक्ल में ग्लूकोज पड़ा होता है यह तकरीबन 70 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक होता है। यानी 70 ग्राम से 100 ग्राम ग्लूकोज आपके जिगर के अंदर ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर होता है। और ये वाला जो स्टोर है, जब ये बर्न हो जाएगा तो ये तकरीबन 300 से लेके 400 कैलोरीज का ज़ख़ीरा आपके अंदर मौजूद होता है। अब आपके जिस्म को ग्लूकोज से रोज़ाना जो कैलोरीज चाहिए वो तकरीबन 500 से 600 कैलोरीज होती हैं ग्लूकोज से। इसलिए जो हमने बात की थी कि आपने मैक्सिमम जो अपना कार्बोहाइड्रेट का इंटेक रखना है वो 600 कैलोरीज का रखना है। वो यहाँ से आपके लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है उससे निकाला गया है कि वो जितनी इतनी होती है मैक्सिमम। अब जब आप इसको देखेंगे कि ये कैलोरीज कितने अरसे में बर्न हो जाएंगी, तो तकरीबन हमारी बॉडी को ये जो बर्न करने का टाइम लगता है, ये 12 से 14 घंटे लगते हैं। 12 से 14 घंटों में जब आप कुछ नहीं खाते, आप फास्टिंग पे होते हैं, तो आपका ये जो लिवर है इसके अंदर जो ग्लूकोज का ज़ख़ीरा है ये ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही लिवर के अंदर ग्लूकोज का ज़ख़ीरा ख़त्म होता है तो बॉडी ने, चूँकि अब उस सेल के अंदर फैटी एसिड, अमाइनो एसिड और शुगर का लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। और जब ये लेवल डाउन होगा तो सेल ने उस लेवल को मेंटेन रखना है, तो वो फिर ऑटोफेज स्विच ऑन कर देगा। तो और सेल के अंदर जो भी गार्बेज पड़ा हुआ है, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, जो भी इसमें जरासीम घुस गए हैं और जो डेड ऑर्गन्स हैं, उनको फिर वो खाएंगे लाइसोसोम, और उनसे नई प्रोटीन, नए चिकनाइयाँ और नया ग्लूकोज बनाएंगे, जिसको सेल फिर अपने मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर लेता है। तो इसमें जो बेहतरीन वक्त है जो फास्टिंग का, वो ये है कि 16 घंटे आप फास्टिंग करें और आप 8 घंटे की ईटिंग विंडो रखें। 16 घंटे फास्टिंग और 8 घंटे ईटिंग विंडो। यानी क्या होगा कि 24 घंटों में हमने सुबह नाश्ता, मैंने आपको बताया था कि नाश्ता एक ऐसा काम है जिसको आप आगे लेके जा सकते हैं, ये कुछ ज़रूरी खाना नहीं है। इसके हवाले से जो भी बातें हैं वो गैर साइंसी हैं, गैर मंतकी हैं, उनके पीछे कोई एविडेंस नहीं, कोई चीज़ नहीं। हमें सुबह के टाइम भूख लगती नहीं है। आपका लिवर सुबह जब हमारा उठने का टाइम होता है तो उस वक्त बहुत सारी ग्लूकोज आपके खून में फेंक देता है। इसी वजह से शुगर के मरीजों के जिस्म में
वो रात जब सोते हैं तो उस वक्त फर्ज करें 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर उनकी शुगर होती है, वो बड़े खुश होते हैं कि सुबह तो जनाब बड़ी अच्छी शुगर निकलेगी। तो 130-40 आती है, और वो परेशान होते हैं कि मैंने तो खाया भी कुछ नहीं था, तो ये शुगर कैसे मेरी बढ़ गई। तो वो बेसिकली शुगर, उसको टेक्निकली कहते हैं डॉन फिनोमिना। वो डॉन फिनोमिना होता है जब हमने उठना होता है तो हमारे जिस्म के अंदर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, और कॉर्टिसोल लेवल के नतीजे में जैसे ही स्ट्रेस आता है वैसे ग्लूकोज भी बढ़ेगा। तो साथ ही फिर आपका लिवर जो है ग्लूकोजेंसिस के प्रोसेस से ग्लूकोज बना के फ़ौरन खून में फेंकता है, ताकि आपको उठने के लिए एनर्जी, जो दरकार एनर्जी है वो मिल जाए। तो इसलिए सुबह नाश्ते को आप डिले करें। कितना डिले कर सकते हैं? 11 बजे कर लें। 11 बजे आपने नाश्ता किया, उसके बाद 8 घंटे, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब शाम 7 बजे आप दूसरा ये प्लीज जरा म्यूट कीजिए प्लीज, ये 11-12 बाद में गिनिएगा। मोहम्मद राही साहब अपना माइक प्लीज म्यूट कर लें। तो अब आपने जो फास्टिंग का आपका टाइम है, जाहिर खान साहब अपना माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए, डिस्टॉर्शन हो रही है क्लास में। हेलो जी, थैंक यू वेरी मच। तो अब ऑटोफेजी का जो प्रोसेस है जिसको आपने अचीव करना है, तो उसके लिए लंबी फास्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लंबी फास्टिंग करने से आपकी बॉडी वीक होती है। 24 घंटे से ज़्यादा फास्टिंग नहीं आपने करनी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मील अ डे पे आप चले जाएं, और 24 घंटे के बाद आप खाना खाएं। क्योंकि जब आपने बॉडी के अंदर एक लेवल तक ही ये आपके सेल के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, और ये सारी चीज़ें रिसाइकल होने के बाद फिर एक वक्त आता है कि सेल के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा रिसाइकल करने के लिए, तो आप उसे दोबारा नए सिरे से चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो इसलिए जो अभी तक एक्सपेरिमेंट ने बताया है सबसे बेहतरीन फास्टिंग का टाइम है वो 16 घंटे है। 16 घंटे फास्टिंग, 8 घंटे की ईटिंग विंडो, और उस 8 घंटों में आप 2 खाने कर लें या आप एक खाना कर लें, वो आप इसमें देख सकते हैं। और फिर आप प्रोटीन को कम करें थोड़ा सा फास्टिंग में, क्योंकि फास्टिंग में आपकी प्रोटीन ऑलरेडी जिस्म से मिलेगी, तो इससे बैक्टीरिया और इन्फेक्शन जो है वो भी मरते हैं। फिर तीसरा तरीका ये है, फौरी तौर पे बॉडी को टॉक्सिस के प्रोसेस में लेके जाना है। तो एक तरीका ये है कि कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल थोड़े कर दें। लेकिन जब आप कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल थोड़े करते हैं, जी जी, वाटर आप ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, आप यखनी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, उससे फास्टिंग ब्रेक नहीं होती। तो नारियल का तेल या एमसीटी ऑयल, इसके 2 चम्मच अगर आप लेंगे तो इससे भी आपका लिवर बड़ी तेज़ी से फास्टिंग जो है उसमें कीटोसिस का प्रोसेस शुरू कर देता है, यानी कीटोन बॉडी जो है लिवर बनानी शुरू कर देता है। तो इससे आप की ऑटोफेजी का प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाता है। तो कोकोनट ऑयल को आप कॉफ़ी के अंदर डाल लें, कोकोनट ऑयल या एमसीटी ऑयल। एमसीटी ऑयल भी कोकोनट ऑयल ही की शक्ल है। तो इससे भूख आपको कम होगी। जिन जो लोग कहते हैं जी फास्टिंग में भूख लगती है, तो वो ब्लैक कॉफ़ी के अंदर 2 चम्मच एमसीटी ऑयल डाल के पिए, तो एक तो एनर्जी लेवल बड़ी तेज़ी से बूस्ट करता है, दूसरा इससे भूख भी आपकी कम हो जाती है। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी इसके लिए बिल्कुल ले सकते हैं। उसमें आप कॉफ़ी के अंदर ये डालेंगे क्रीम, मक्खन और कोकोनट ऑयल। बाद का क्रीम के अंदर थोड़ा सा इशू आ जाता है, क्रीम हम बाज़ार से लेते हैं तो उसमें शुगर ऐड होती है, तो आप मक्खन और कोकोनट ऑयल की तरफ चले जाएं। तो फिर इसी की तरह से जब आप फास्टिंग में होंगे तो फास्टिंग के अंदर आपको यूरिन आता है, तो यूरिन से बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं, पोटाशियम, सोडियम, इसकी कमी होती है, तो सर दर्द शुरू हो सकता है। तो उसके लिए आप
लेमनेड वाटर भी पी रहे हैं, उससे फास्टिंग नहीं आपकी ब्रेक होगी। और हड्डियों की यखनी, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें तो उससे भी आपको ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो सारे मिल जाते हैं। तो ये प्रोसेस है जिससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपकी बॉडी में जो ऑटोफेजी का प्रोसेस है वो भी एक लंबे अरसे तक के लिए मिल जाएगा। इससे ज़्यादा आपने फास्टिंग नहीं करनी आम हालात में। हाँ, जिन लोगों का वज़न का मसला हो या जो लोग डायबिटिक हों तो उनके लिए थोड़ा सा ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाती है। 16 और 8 घंटे की आपने फास्टिंग करनी है। और अब अगर फास्टिंग आपको जितना फ़ायदा देती है उतना ही ओवर फीडिंग या ओवर कंजम्पशन फूड की आपको नुकसान भी देती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने, जैसे फास्टिंग हमारा लाइफ स्पैन बढ़ाती है, मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा पैदा होता है सेहतमंद तो उसके एक एक ऑर्गन की उम्र 142 साल होती है। एक वक्त में तहमीना साहबा एक कप कॉफ़ी का, ब्लैक कॉफ़ी का काफ़ी हो जाता है, उससे ज़्यादा आपका दिल भी नहीं करेगा। और ग्रीन टी आप पी सकते हैं, ज़्यादा ना पिए। तो फास्टिंग जैसे उम्र बढ़ाती है इसी तरह से ज़्यादा खाना, ओवर फीडिंग करने से आपका लाइफ स्पैन कम होता है, इन्फेक्शन बॉडीज़ में बढ़ जाते हैं, आपको ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, एक बीमारी ऐसी है जो आजकल बड़ी कॉमन है, जो फ्लू है, नज़ला ज़ुकाम। तो नज़ला ज़ुकाम जब आपको लगा हुआ हो तो फिर आपने फास्टिंग नहीं करनी। नज़ला ज़ुकाम के दौरान आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जब आप खाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ यानी ROS ज़्यादा बना सकेगा, उसके ब्रश ज़्यादा बना सकेगा बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो फ्लू के दौरान आप फास्टिंग ना करें, उन दिनों में आप खाना खाना करते रहें। तो बेहतरीन फास्टिंग 24 घंटों से कम और रेगुलर होनी चाहिए, और अल्टरनेट डेज पे कर लें या रोज़ाना कर लें। कि रोज़ाना ही आपका तरीका ये हो कि 11-1 बजे खाना नाश्ता करें, 7 बजे आप मगरिब के टाइम दूसरा खाना खा लें और 7 बजे से लेके अगले दिन फिर 11 बजे तक आप फास्टिंग जो है वो करें। तो जब लॉन्ग फास्ट इसलिए रिकमेंड नहीं करते कि जब लॉन्ग फास्ट के दौरान आप खाना खाते हैं, यानी जैसे ही आपने फ़र्ज़ करें 36 घंटे की फास्टिंग की और अब आपने खाना खाया, तो उस दौरान फिर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन जो है वो भी तेज़ी से बढ़ते हैं। तो इसको इंटरमीडिएट कहते ही ये हैं कि बार बार आप इसको करते हैं, रेगुलर करते हैं। तो बेहतरीन हिकमत अमली आपकी 16 घंटे फास्टिंग है। और 16 घंटे फास्टिंग के अब जो 2 खाने आप बनाएं उसकी तरतीब ये रखें कि जो बड़ा खाना है हमारा वो पका हुआ खाना हो, वो सूर्य गुरूब होने के साथ आप खा लें, उसमें गोश्त हो, उसमें आप थोड़ा एक आलू खा लें, थोड़ा सा चावल भी आप उसमें ऐड कर लें, कार्बोहाइड्रेट्स। और दिन के टाइम जो आप खाएं उसमें ग्रीन सैलड, ग्रीन शेक और कोई फ्रूट वगैरह ये आप दिन के टाइम खा सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी फास्टिंग का जो मामला है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल इसको हम अपने टॉपिक को सर्काडियन रिदम, जो हमारी ये सूरज के साथ एक क्लॉक हमारे जिस्म में चलता है, हमारे हर सेल के अंदर एक घड़ी चल रही है जो उसे दिन का वक्त बताती है। और उसी हवाले से हमारे बहुत सारे फंक्शन हैं जो रात के वक्त पीक पे होते हैं और कुछ फंक्शन दिन के वक्त पीक पे होते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी को जितना ज़्यादा इस घड़ी के मुताबिक चलाएंगे, सर्काडियन रिदम के मुताबिक चलेंगे, उतना ज़्यादा आप हेल्दी रहेंगे। ये हमारा कल टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा। परसों फिर हम कुछ आपको टिप्स देंगे कि आपने कैसे अपना फूड प्लान करना है, और कुछ रिपीट्स की कर दूंगा और सारे प्रोग्राम को हम इकट्ठा करेंगे और इस हफ्ते हम अपना ये जो सारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट कर देंगे। तो कल इंशाल्लाह 9 बजे फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को, आपके इर्द गिर्द बचने वाले सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।